दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपना यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल दक्षिणी हरियाणा में एक सीट है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी के जो दो नेता हैं ना वो आपस में ही सत्ता के आप एक दूसरे की वो करने लग रहे हैं। टसलबाजी दोनों में इतनी होने लग रही है कि इससे पूरे दक्षिणी हरियाणा का ही नहीं पूरे उत्तर हरियाणा का भी मनोरंजन होने लग रहा है और लोगों की उनकी आपस की वो देखने लग रहे हैं कि किसको क्या कहने लग रहा है। तो ये जो दो नेता हैं नांगल चौधरी के, एक तो है वर्तमान विधायक श्रीमती मंजू चौधरी जी और दूसरे हैं पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। तो इनके अंदर खटास क्यों है या इनके अंदर क्यों टसल चल रही है, क्यों दो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो दरअसल इस चीज की जो शुरुआत हुई थी ना वो राव इंद्रजीत जी ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था, डिनर दिया था अपने कुछ समर्थकों के साथ चंडीगढ़ के अंदर। तो उसमें अभय यादव जी तो थे बीजेपी से, लेकिन उस डिनर में राव इंद्रजीत जी ने बुलाया मंजू चौधरी जी को। क्यों? क्योंकि मंजू चौधरी जी उनकी समर्थक मानी जाती है और उनकी गुड बुक में उनका नाम, और उन्होंने उसको अब की बार इलेक्शन लड़ने के लिए अपना समर्थन भी दिया था। और राव इंद्रजीत जी के समर्थन से ही मंजू चौधरी जी वो चुनाव जीती थी और अभय यादव जी वो चुनाव हार गए थे। और चुनाव लड़ने से चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जब वो चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने इस चीज को मंजू चौधरी जी ने खुल के कहा था कि अब की बार मुझे समर्थन जो मिल रहा है वो राव इंद्रजीत जी का समर्थन मिल रहा है, और इंद्रजीत जी ने इस चीज को डिनाई भी नहीं किया। तो अब ये जो डिनर पार्टी थी इसमें जब मंजू चौधरी जी को बुलाया गया तो जो अभय यादव जी हैं उनको थोड़ा पता नहीं, दुख तो होना ही होना था ओबियसली है। तो उन्होंने एक ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट डाला एक्स के ऊपर। तो उसमें लिखा है कि मंजू चौधरी जी के बारे में लिखा है कि आप अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आपने मन बना लिया है तो आप आ ही जाइए और आपका पूरे मान सम्मान के साथ स्वागत होगा यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगी तो जो विपक्षी पार्टी का आरोप है वो भी नहीं लगेगा, आप बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगी और जो आपका पूर्व में चुनाव पूर्व जो गठबंधन था वो भी पूरा हो जाएगा और उसका भी कर्ज उतर जाएगा। तो दोस्तों ये जो एक्स के ऊपर उन्होंने अभय यादव जी ने लिखा था उसमें उन्होंने कोई ये नहीं लिखा था, उनका बताने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं नहीं जा पाया और उसमें भी डिनर में ये वो आई मंजू चौधरी जी आई। उनका बताने का मतलब ये था कि राव इंद्रजीत जी ने आपको समर्थन दिया था और वो गठबंधन जो आप दोनों ने किया था तो उसी गठबंधन के बेस पे आप यहाँ पर आई हैं और आपको बुलाया गया है। तो हालांकि इसका जो जवाब है वो मंजू चौधरी जी ने भी दिया, आगे समर्थन वाली कोई बात नहीं है, हमारे और राव इंद्रजीत जी के 3 पीढ़ियों के रिश्ते हैं और वो पारिवारिक संबंधों के कारण उन्होंने मुझे बुला लिया था। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों वो सभी जानते हैं, नांगल चौधरी का हर कोई जानता है कि इस चुनाव में राव इंद्रजीत जी ने समर्थन दिया था और उन्हीं के समर्थन के कारण मंजू चौधरी जी इस चुनाव में जीती थी। तो दोस्तों अब लोग ये पूछते हैं, खासकर दक्षिण हरियाणा वाले लोगों को तो पता है, और जो उत्तर भारत के हैं या जो हरियाणा के बाहर के हैं वो मेरे से कई बार पूछते हैं कि ये राव इंद्रजीत जी की जो टसलबाजी है या इसके खट्टर साहब के साथ जो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री आते हैं उनके साथ जो आपस में वैर भाव या एक दूसरे को गिराने का वो क्यों है। तो हालांकि मैं अपने कई वीडियो में ये बता चुका हूँ लेकिन आज फिर बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मंजू चौधरी जी और अभय सिंह जी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाह रहा था। एक्चुअली में दोस्तों नेता कोई भी हो या वो एक बार बन जाता है तो वो ये सोचता है कि उसकी ये जो सीट है ये परमानेंट रहे। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री का ही नहीं है, विधायक लेवल पे भी यही बात है। एक बार जब किसी विधायक को पार्टी का टिकट मिल जाता है तो वो अपनी ही पार्टी में दूसरे नेताओं को इतना बड़ा नहीं होने देता कि उनको विधायक का टिकट के लिए पार्टी कंसीडर करे, और वो हर एक की जड़ें काटता जाता है, उनको डाउन करता जाता है, और यही बड़े पद का भी है। तो जब राव इंद्रजीत जी थे कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस में जब 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बने तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी पता था कि राव इंद्रजीत जी का जो कद है वो मुख्यमंत्री के लेवल का है, लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टी के अंदर उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया राव इंद्रजीत जी को। और जब राव इंद्रजीत जी को ये पता चला कि यहाँ कांग्रेस के अंदर उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है और भूपेंद्र हुड्डा जी खत्म कर देंगे, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली 2014 में। लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन की तो उनको ये लग रहा था कि बीजेपी मुझे सीएम बनाएगी, हरियाणा का सीएम बनाएगी, बीजेपी की जो इसमें सरकार आएगी। लेकिन सीएम बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को। ये उम्मीद राव इंद्रजीत जी को नहीं थी। लेकिन फिर वही बात है कि जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी ये देखा कि राव इंद्रजीत जी हैं वो कद्दावर नेता हैं और सीएम के दावेदार भी, और इतना उनका
ओहदा भी है और इतनी उनकी पकड़ भी है क्षेत्र के अंदर, इतनी सीटों के ऊपर उनका वो है। कल को अगर ये बगावत कर लेते हैं तो उनकी जो बीजेपी की सरकार है वो गिर भी सकती है। तो इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में यानी लगातार 10 साल तक राव इंद्रजीत जी के कद को कम करने का प्रयास किया, न उनके काम करवाए, न उनके आदमी को ज्यादा टिकट देने दी, ना और कुछ। और राव इंद्रजीत जी को बिल्कुल उस पर जमीन के लेवल पर लाने के लिए कई प्रयास किए मनोहर लाल खट्टर जी ने। उसमें जो सबसे पहला प्रयास था, उन्होंने भूपेंद्र यादव जी हैं कि राजस्थान के मंत्री हैं, पहले राज्यसभा के मंत्री हुआ करते, और फिर वो अब की बार पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो लोकसभा के सांसद हैं। तो उनको लक्की मैन कहा जाता है बीजेपी का, और वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत ही क्लोज हैं, और उनकी गुड बुक के अंदर है, जैसे मनोहर लाल जी ऐसे वो भी हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको लगाया यादवों के अंदर, यादव बेल्ट के अंदर राव इंद्रजीत जी का प्रभाव कम करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो वो सक्सेस नहीं हो पाए, और दूसरा फिर बीजेपी बार बार उनके ऊपर और कई राज्यों की जिम्मेदारी दिया करती, जहां भी चुनाव नजदीक आते उनको प्रभारी बना दिया करती, और वो उसका रिजल्ट भी दिया करते। तो भूपेंद्र यादव जी को बीजेपी ने हटा लिया वापिस, और फिर उसके बाद कमान दी राव नरबीर जी को। तो राव नरबीर जी जब वो उनके खिलाफ वो करने लगे, यादव बेल्ट के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, तो राव इंद्रजीत जी है वो उनसे ज्यादा बड़े नेता है, ज्यादा पकड़ है उनकी। तो राव इंद्रजीत जी ने राव नरबीर जी का कद कम करने के लिए 2019 में उनको बादशाहपुर से टिकट ही नहीं लेने दी, और अपने कट्टर समर्थक मनीष यादव को टिकट दिलवा दी। लेकिन राव इंद्रजीत जी ने जब ये दिखाई दिया कि उनकी टिकट कट गई है, तो उन्होंने एक इनेलो सॉरी आजाद उम्मीदवार हुआ करते बादशाहपुर के, जो पहले से प्रयास करते रहे थे, बहुत मेहनती और यंग लड़का राकेश दौलताबाद था, दौलताबाद गांव का। तो वो बादशाहपुर से कई बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वो जीत नहीं पाया करते। तो राव नरबीर जी ने अपना समर्थन दे दिया राकेश दौलताबाद को, और राकेश दौलताबाद उस चुनाव में जीत गए, और मनीष यादव उस चुनाव में हार गए। तो ये झटका था राव इंद्रजीत जी के लिए। अब फिर बारी आई, हालांकि इसी बीच में जो राव नरबीर जी हैं, उन्होंने और भी कई आदमियों को यादव बेल्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, राव इंद्रजीत जी का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए कई आदमियों को लगाया, जिसमें एक तो रणधीर कापड़ीवास जी हैं, एक खुद डॉक्टर अभय यादव जी हैं, एक अरविंद यादव जी हैं, और सुधा यादव जी हैं। तो कई आदमियों का इन्होंने एक गुट सा बना के ना राव इंद्रजीत जी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। तो जब 2019 में राव नरबीर का टिकट कटवा दिया था, तो अब 2024 में राव नरबीर ने उन जो राव इंद्रजीत जी हुआ करते, वो अपने समर्थक को टिकट दिलवाना चाह रहे थे नांगल चौधरी से। तो नांगल चौधरी से राव नरबीर जी ने, और मुख्य उस टाइम जो ये मनोहर लाल खट्टर जी हुआ करते, उन्होंने उनके समर्थक की बजाय जो राव नरबीर के समर्थक हुआ करते अभय यादव जी, उनको टिकट दिलवा दिया। लेकिन जब उन्होंने टिकट दिलवा दिया, तो जो राव नरबीर ने 2019 में किया था राकेश दौलताबाद को समर्थन देकर, वही काम किया इंद्रजीत जी ने कांग्रेस की मंजू चौधरी को समर्थन देके। और जो टिकट अभय यादव जी को मिला था, उस टिकट का कोई फायदा नहीं हो पाया, और वो चुनाव हार गए, और राव इंद्रजीत जी के समर्थन से मंजू चौधरी चुनाव जीत गए। तो ये मामला था टिकट का, और ये मामला था आपसी खींचतान का, और एक दूसरे की जड़ें काटने का, या एक दूसरे को कमजोर करने का। तो अब ये जो मामला है, ये उसी की टसलबाजी चल रही है, उसी समर्थन के कारण अभय यादव जी के जो दिल में है वो एक तरह से खटास है, और उनको अपनी जो हार है वो क्यों, क्योंकि उनका जो कद है वो आज भी नांगल चौधरी के अंदर मंजू चौधरी जी से ज्यादा पकड़ है उनकी, ज्यादा बड़ा कद है उनका, और वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो उनको ये हजम नहीं हो रही। तो जब ये मंजू चौधरी जी राव इंद्रजीत जी के उसमें डिनर में गई, तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपनी ये दिल की जो भड़ास थी वो निकाल दी। तो अब दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, कुछ मामला तो था ये, जो मेरे बाहर के दर्शक है पंजाब के या और कहीं के हरियाणा के बाहर के जो भी हैं, ये उनके लिए मैंने ये सारी स्टोरी दोबारा से बताई है। तो अब मामला ये है दोस्तों कि मैं इन तीनों को कुछ कहना चाहूंगा, मतलब प्रार्थना ही करना चाहूंगा, सलाह तो नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि तीनों ही मेरे से बहुत बड़े नेता हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंद्रजीत जी को कहना चाहूंगा कि इंद्रजीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अहिरवाल के बहुत बड़े नेता, और शायद अहिरवाल के वर्तमान में सबसे बड़े नेता है राव नरबीर जी, और जितने उनके वो हैं समर्थक हैं या इनके जो विरोधी, सबको मिला के भी राव इंद्रजीत जी भारी पड़ते हैं। लेकिन नेता कोई भी है वो तब भारी पड़ता है, उसकी पकड़ तब होती है जब वो अपने क्षेत्र के लोगों का काम करवाता है, और जो उनसे किया हुआ वायदा है उसके ऊपर पूरा उतरता है।
तो राव इंद्रजीत जी इस मामले में कब छोटी सी गलती करने लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये छोटी सी गलती है ना, आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी के लिए गले की फांस बनने जा रही है। और वो ये है कि जो उन्होंने भगवानपुर के अंदर 200 बेड के हॉस्पिटल का नाम लेकर न जो जमीन ली थी, इससे लोग भड़के हुए हैं। और राव इंद्रजीत जी ने जो मना कर दिया कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन सकता, वो किसी और गांव में ले जाना चाह रहे हैं, तो इससे लोगों में नाराजगी है। सिर्फ इसमें भगवानपुर और रामगढ़ में ही नहीं, पूरे रेवाड़ी हल्के के अंदर इस चीज की नाराजगी है। तो राव इंद्रजीत जी को चाहिए कि वो अपना वायदा पूरा करे, और अगर उनके बस में ये नहीं है कि वो हॉस्पिटल बनवा दें, तो वो भगवानपुर की जो जमीन है उसको वापस करें, जो 10 एकड़ जमीन उन्होंने वाटर वर्क्स से ली थी। और अगर वो भी वापस नहीं कर सकते, तो उनके हाथ में ये हॉस्पिटल भी नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो उस धरने प्रदर्शन के ऊपर जाए और लोगों से अपने किए हुए वादे की मजबूरी बताएं और लोगों का साथ दे, और सरकार उन लोगों के साथ, भगवानपुर रामगढ़ के लोगों के साथ मिलकर ने और सरकार से डिमांड करे, और या तो जमीन वापस दिलवाए या हॉस्पिटल बनवाए, तो ये बहुत बेटर रहेगा और धरना प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते राव इंद्रजीत जी, तो ठीक है, उनके मन की इच्छा है, वो जो चाहे करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ रेवाड़ी सीट के लिए नहीं, आने वाले टाइम में अगर ये ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, तो मुझे लगता है कि अहिरवाल क्षेत्र में नेगेटिव प्रभाव डालेगा, और वो आने वाले टाइम में इंद्रजीत जी के लिए नुकसानदायक होगा। अब दो प्रार्थना मैं करना चाहूंगा। पहली तो मैं करना चाहूंगा मंजू चौधरी जी से। तो मंजू चौधरी जी को चाहिए कि इस तरह खुल के वो राव इंद्रजीत जी की जो तारीफ है उसकी बजाय अगर वो विपक्ष का रोल करें, जैसे कि वो कांग्रेस में है, और राव इंद्रजीत जी के खिलाफ ये जो धरना प्रदर्शन भगवानपुर का चल रहा है, ये विपक्ष की भूमिका निभाए और उसमें जाएं, उसमें धरने प्रदर्शन में जाएं, लोगों का साथ दें, अपने समर्थकों को ले जाएं और सरकार के ऊपर दबाव डालें, ताकि उनका कद है जो और बढ़े। और अगर वो नहीं आना चाहती, तो वो उनका फर्ज ये है कि वो दीपेंद्र हुड्डा जी को या भूपेंद्र हुड्डा जी की एक विजिट करवाएं और उनका समर्थन दिलवाएं। अगर वो ऐसा करती हैं, तो रेवाड़ी हल्के में ही नहीं, नांगल चौधरी के हल्के में भी उनका कद बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में उनके लिए रहेगा बेनिफिशियल। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहूँगा अभय यादव जी से। अभय यादव जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ट्विटर के ऊपर लिखा है कि आपका स्वागत है मंजू चौधरी जी बीजेपी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो भी आए या ना आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो मुंह से कह देते हैं सरस्वती विराजमान होती है, तो वो पूरा भी हो जाता है। और अगर आने वाले टाइम में मंजू चौधरी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लेना, तो उसका भी नांगल चौधरी एरिया है, तो उस टाइम बीजेपी के भी वोट मिलेंगे, और राव इंद्रजीत जी का समर्थन तो है ही है, और कुछ उनके अपने समर्थक हैं। तो आने वाले टाइम में फिर जीत की उम्मीद मत करना भाई यादव जी, फिर ना मंजू चौधरी जी को ही संभावना ये है कि आने वाले टाइम में भी मंजू चौधरी जी ही जीतेंगी। तो इसलिए इस तरह के बुलाने की या इस तरह के करने की बजाय, आप राव इंद्रजीत जी के खिलाफ हैं, तो इस आंदोलन का फायदा उठाइए और इस आंदोलन में अपना समर्थन दीजिए। अगर आप पार्टी गाइडलाइन से अलग हटकर नहीं चलना चाहते, तो चुपचाप समर्थन दीजिए, अपने जो समर्थक हैं आपके उनको इस धरने प्रदर्शन पे भेजिए उनको, और एक बड़ा आंदोलन इसको बनाइए, ताकि आने वाले टाइम में यही बड़ा आंदोलन अगर बनता है, तो राव इंद्रजीत जी के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो वो काम करिए जो राव इंद्रजीत जी के लिए नुकसानदायक हो, और इसमें आपका कद बढ़े, और कभी भी जब फिर अगले उसमें जरूरत पड़े, तो सिर्फ नांगल चौधरी नहीं, रेवाड़ी के हल्के के लोग हैं वो भी आपका समर्थन करें। और आने वाले टाइम में क्या पता लोकसभा के लिए भी आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे, तो पूरा नांगल चौधरी, पूरा रेवाड़ी और गुड़गांव के लोग भी इसमें आपका समर्थन करेंगे, और आपका जो कद है वो और बड़ा होगा, और ये आपके लिए और राव नरबीर जी का जो सपना है, उनका वो सपना पूरा होगा। अच्छा, एक सलाह मैं देना चाहूंगा मनोज, ये जो अनिल है, अनिल यादव जी जो भगवानपुर के सरपंच हैं, कि अभी मीडिया में बेशक आप लोग ये कह रहे हैं कि अभी हमारा वो फैल रहा है, आंदोलन फैलने लग रहा है, समर्थन मिलने लग रहा है, लेकिन मैंने कई बार वीडियो क्लिप और देखी है, उनमें ज्यादा आदमी नहीं है। और इतने आदमी, मुट्ठी भर आदमियों से मुझे नहीं लगता कि आप राव इंद्रजीत जी जैसे बड़े नेता को चुनौती दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको राजनीतिक दलों की जो एंट्री करनी ही करनी पड़ेगी। तो आप के बारे में ये कहा जाता है अनिल जी, कि
कांग्रेस के वो हैं समर्थक हैं और भूपेंद्र हुड्डा के आदमी, तो एक बार भूपेंद्र हुड्डा को बुलाइए, दीपेंद्र हुड्डा को बुलाइए और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को उनको बुला के इस आंदोलन का रूप बड़ा करिए। और दूसरी जो पार्टी है उनको भी इनवाइट करिए, जैसे इनेलो आजकल संघर्ष करने लग रहे हैं, इनेलो को बुलाइए और इसको जजपा को बुलाइए, या फिर एक आपके एक नेता थे शायद, कितने बड़े ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि आपके हल्के के लोगों ने उसे आम आदमी पार्टी से वो दिलवा दिए, त्याग पत्र दिलवा दिए। तो त्याग पत्र की बजाय अगर उनको बोलो कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं या फिर संजय सिंह है या और कोई नेता है, अगर उनको बुलाया जाता है तो वो भी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो कुल मिला के अगर इस आंदोलन को बड़ा बना देते हैं और ये नेताओं का और पार्टियों का और किसान खाप का और किसान यूनियनों का और खाप पंचायतों का समर्थन मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी या नायब सिंह सैनी जी ही नहीं, जो ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी पसीने आ जाएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। और 200% मुझे यकीन है कि ये आपका जो हॉस्पिटल वाला मामला ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जितने भी आज तक बड़े आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के सामने जो बीजेपी हाईकमान है वो झुका है। आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप ये जो कृषि का आंदोलन था उसको ले लीजिए, या फिर अब वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदी भाषा वाला था उसको ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा जो आंदोलन बड़ा होता गया है, उस चाहे वो पहलवानों वाला मामला हो उसको ले लीजिए, जो भी आंदोलन बड़ा हुआ है, बीजेपी पार्टी हाईकमान वो तुरंत समझौते के ऊपर आया है। तो इस आंदोलन को बड़ा बनाइए, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लीजिए। जब तक राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी, राजनीतिक पार्टियों के सुप्रीमो नहीं आएंगे, तब तक आपका ये जो आंदोलन है वो बड़ा नहीं कहा जा सकता। सरकार को आप नहीं झुका सकते। राव इंद्रजीत जी आपकी परवाह नहीं करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण सही है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन हो रहा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह की जो वीडियो है, इस तरह के विश्लेषण आपके साथ लाता रहूं आपके सामने। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।